नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, हम सभी का ख्वाब रहता है कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। ये बात केवल एक परिवार की ही नहीं है, बल्कि देश में सभी ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हम सभी का ध्यान उन खाने की चीजों पर होना चाहिए जो हमें फिट रख सके, है ना? नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। यदि बात पोषण कुपोषण की करें तो बीते दशक में भारत की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुए हैं। बावजूद इसके कुपोषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुपोषण से निपटने के लिए भारत में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर नहीं करता कि हम कितना पौष्टिक भोजन खाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर उस भोजन को कितना पचा पाता है। आंकड़ों की माने तो आज गांव हो या शहर, हर तीसरा व्यक्ति पाचन की समस्या, पेट और सीने में जलन और एसिडिटी से परेशान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, सावा, कोदो, कंगनी, कुटकी और जौ आदि न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि इससे बने भोजन आसानी से पच जाते हैं। कई शोध में ये पाया गया है कि मोटे अनाज जहां बढ़ती उम्र वालों और बच्चों के लिए बेहद उपयोगी हैं, और इन अनाजों में कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक आदि न केवल मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखते हैं, बल्कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा कम रहता है। आज के अंक में हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि हम स्वस्थ और फिट कैसे रहें। इसके लिए कौन से अनाज का प्रयोग करें, साथ ही एसिडिटी की समस्या, पेट में संक्रमण और चर्बी से की परेशानी आदि पर भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा पौष्टिकता से भरपूर मोटा अनाज, बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी, एक जागरूकता। अगर आप पाचन और पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, फैटी लीवर या एसिडिटी की समस्या से लड़ रहे हैं, या फिर स्वस्थ पोषण के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो हमें फोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें, जो हमारे साथ पूरे 1 घंटे तक रहेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कपिल। आप जाने माने न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में पूर्व प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव कुमार हरती। आप भी आहार और पोषण के विशेषज्ञ हैं और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, जो खास तौर पर कुपोषण के दौरान खान पान पर प्रकाश डालेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लाइफस्टाइल डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष भट्टन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप है एसोसिएट प्रोफेसर जी। और इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए देखते हैं पोषण और खान पान से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। माँ, जी हाँ, एक शब्द का ये अक्षर जिसमें छिपी है एक बहुत बड़ी शक्ति। ये शक्ति है बेसुमार स्नेह की, क्योंकि माँ ही तो है जो अपनी कोख में बच्चे के आते ही तब तक जिम्मेवारियां निभाती है जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता और वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख लेता। क्या दिन और क्या रात, माँ के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो खाना भी खाती है तो अपने बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से। जी हाँ, शिशु के जीवन और उसके पोषण का स्रोत माँ ही तो होती है। गौरतलब है कि अच्छा पोषण माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और दोनों को ही बीमारियों से लड़ने में भी शक्ति मिलती है। गौरतलब है कि यदि होगा सही पोषण, तभी तो हमारा देश होगा रोशन। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है? अभी भी एक बड़ी आबादी पोषाहार से वंचित है। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद 3 दशकों से जहां
डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 18.7 करोड़ महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं। ऐसे में जरा सोचिए तो, कभी कहाँ है शहरों की जगमग रोशनी है, गांव में लहलहाते खेत हैं, हमें खाने को तो सब कुछ है, फिर कभी कहाँ है? क्या आपकी थाली में पोषण की कमी है, या पोषण के बारे में हमें और आपको जानकारी ही नहीं है, या फिर अनाज उगाने वाले खेत ही बेदम हो चुके हैं? बता दें, ये अधूरा सच है। असली जड़ है बिगड़ते हुए भोजन के तरीके की। कहना गलत नहीं होगा, जब तक हमने पुराने और पारंपरिक खान पान के साथ कायदा बनाए रखा, एक डिसिप्लिन में रहे, तब तक हम स्वस्थ रहे। लेकिन जब से हम फाइन, रिफाइंड और जीभ चटोरी, जी हाँ, जीभ चटोरी के हिस्सा बने, बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। बता दें, कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, पोषक तत्वों और अन्य खनिजों से वंचित हो जाता है। बहरहाल, अब जरा पीछे लौटिए और पहचानिए ना इन अनाजों को। ये है बाजरा, ये है रागी और ये है ज्वार। इसी तरह ये है मड़ुआ। लेकिन अब हम न तो इसे जानते हैं और न ही पहचानते हैं। बता दें कि 2 दशक पूर्व, यानी 2 दशक पहले, ये सारे अनाज हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन जीवन शैली की कदम ताल में हमने ही इन अनाजों को देहाती और गरीबों और जानवरों का भोजन समझा, और एक ऐसा वक्त आया कि इसे रसोई से बाहर निकाल दिया और जीभ चटोरी के संसार में कदम रख दिया। आज वैज्ञानिक और डॉक्टर इन्हीं अनाजों को पौष्टिक बताकर खाने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो मोटे अनाजों में आसानी से पचने वाले फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो लो सैचुरेटेड फैट के साथ लेने पर हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। कई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70% लोग न केवल कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि मोटापा, बदहजमी, डायबिटीज, अनीमिया, हार्ट कोलेस्ट्रॉल जैसी 36 बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में हमने मनाने का फैसला किया है। चलते चलते आपको बता दें कि ये कुपोषित या कुपोषण को केवल गरीब बच्चों की समस्या मानने की भूल मत कीजिएगा। कुपोषण की समस्या आप और हमारे घरों के बच्चों में भी हो सकती है, जैसे खाना खाने में रुचि न होना, खेलने कूदने में दिलचस्पी न दिखाना, अपच और कब्ज की समस्या रहना, या फिर वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, या फिर वजन का बहुत अधिक बढ़ जाना। ये सारे लक्षण कुपोषित बच्चे के लक्षण कहे जा सकते हैं। बता दें कि हर बच्चे में एक भारत होता है, फिर भी यदि वो कुपोषण से रोता है तो आप जागरूक बनिए। घर पर इन्हीं मोटे अनाजों को सुपर फूड बनाइए ताकि आपके बच्चे को बाहर का खाना ही पसंद ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़िए, अल्प पोषण से बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। ये थी मोटे अनाज और पोषण के प्रति जागरूकता से भरपूर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए अब बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उमेश कपिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम आज पोषण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में समझना चाहेंगे कि पोषण की दृष्टि से मोटे अनाज को अगर हम देखें तो क्या अहमियत है इन मोटे अनाजों की? देखिए, ऐसा है कि 1970 तक, जैसे रिपोर्ट ने बताया जी, कि हमारे देश के अंदर जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, वो वास्तव में वो बहुत ही एक न्यूट्रिटिव ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं। ये एक भ्रांति है कि वो मोटा अनाज है, और मोटा अनाज सिर्फ गरीब खाते हैं। तो धीरे धीरे करके सो कॉल्ड वेल टू डू ग्रुप ने उसको खाना बंद कर दिया जी। 1965-67 के अंदर हमारे देश में अकाल पड़ा था, गेहूं की बहुत कमी थी। 1970 में
हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया स्वामीनाथन साहब के साथ, और उस वक्त ये मेन फोकस था कि किसी भी तरीके से हमारी जो भूख है उसके लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर गेहूं और चावल हो। जी जी। जब गेहूं और चावल को बढ़ाया गया तो ये जो बेचारे पदार्थ थे हमारे, जो रूटीन के जो खाने में आया करते थे, बाजरा और काफ़ी सारी ज्वार है जी, ये सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो कम हो गई। तो उससे हुआ क्या कि गेहूं का और राइस का तो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। जी। उस वक्त मेन एम ये था कि हमारी किसी भी तरीके से जो आबादी है उसकी भूख को मिटाया जा सके। और उसी का कारण है, अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में हमेशा सरप्लस वीट और राइस होता है, जब से ही चला आ रहा है, और काफी उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया। उमेश कपिल कह सकते हैं कि वो दौर ऐसा था जब प्राथमिकता भूख मिटाने की थी, स्वास्थ्य की दृष्टि से उस वक्त चीजों को इस तरह से देखा नहीं जा सका, और हमारी थाली से ये जो कदन्न है या मोटा अनाज है ये दूर होते चले गए हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ा है और कैसे हमें इसे अपनी थाली में शामिल करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहां पर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर में। मैं जानना चाहता हूँ कि कुपोषण को दूर करने के लिए हमारा कैसा हो हमारा पोषण आहार, और ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व भरपूर है, जैसे हमारा लोह तत्व है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है। इसके अलावा जो मोटे अनाज होते हैं तो इनमें फाइबर ज्यादा होता है, तो हमें इसको कितनी कैलोरी में लेना चाहिए जिससे हम ज्यादा न दुबले हो पाए न ज्यादा मोटे हो पाए, बीच में सामान्य हमारा शरीर बना रहे। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिव कुमार, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, एक बैलेंस डाइट, आयुर्वेद में इसको एक बैलेंस डाइट बोला जाता है। जी, संतुलित आहार। संतुलित आहार बोला जाता है कि आपका शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो कम भी ना जाए और ऊपर बहुत न्यूट्रिशन भी ना हो। इसमें सबसे अहम भूमिका है मिलेट्स का, जो हम मोटा दाना बोलते हैं। ये मिलेट्स में सारे न्यूट्रिएंट्स इस रेशो में होते हैं कि ताकि वो शरीर के सारे धातुओं को पोषण करें। जी। जैसे आप ज्वार लीजिएगा, बाजरा लीजिएगा, रागी ले लेंगे हम लोग, तो ये सारे अनाज जो है हमारे थाली में होना चाहिए। और आयुर्वेद में कहते हैं कि आहार जो हमारे थाली में हो वो सारे रसों वाली हो, यानी कि हमारे यहाँ पे 6 रस होते हैं। एक मधुर होती है जो स्वीट, आंवला होती है जो सौर होती है, लवण जो सॉल्ट होती है, और इसके अलावा हमारी कटु तिक्त कषाय बोलते हैं, तो तीखा होता है, कषाय रस वाला होता है। तो ये सारे मिले हुए आहार हमारे थाली में होना चाहिए, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मोटा दाना हो गया, और प्रोटीन के लिए ये मूंग दाल हो गए, और फ्रूट्स होना चाहिए, आंवला, दुग्ध, ये सारे पदार्थ, सारे रस वाले पदार्थ जो है वो अग्नि के अनुसार ही खाना चाहिए। जितना हमारी भूख है उतनी ही खानी चाहिए, तब हमारी न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर बैलेंस्ड रहता है, बनाया रहता है। डॉक्टर शिव, आपका रुख करना चाहेंगे, आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं, तो अगर हम अपने देश की बात करें, पोषण, कुपोषण और अल्प पोषण की अगर हम बात करें, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी थ्रेट है हमारे देश के अनुसार? जी, आप अगर रिसेंटली सर्वे देखेंगे तो NHFSI सर्वे के तहत स्टडी ये कहता है कि भारत में अभी भी अराउंड 57% वुमेन और 67% बच्चों में ये अंडर न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये इंडिया के अराउंड 1% GDP को लॉस करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता कि जहाँ पे पॉवर्टी कम हुआ है, फूड सिक्योरिटी बढ़ा है, फिर भी हमारे यहाँ पे आज़ादी के 75 ईयर्स होने के बाद भी हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन उतना कम नहीं कर पाए हैं हम लोग। बिल्कुल। हालांकि कहीं कुछ स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जितना रिमार्केबल नहीं है। आप रिसेंट स्टडी के दौरान 13 राज्यों में अभी भी कुपोषण बहुत प्रिवेलेंट है। बिल्कुल, अभी भी इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, यही डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। मिस्टर विकास पांडे हैं वाराणसी से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए।
सर मैं विकास पांडे बोल रहा हूँ, हमारे आयु 29 साल है जी। और सर मुझे अब पिछले साल अप्रैल में कोविड हुआ था, उसके बाद से मैं कुछ भी खाना खाता हूँ तो मुझे कुछ देर बाद पेट में जलन होने लगती है। वो जलन मेरे बाएं तरफ सीने की तरफ चढ़ती है जी। फिर मुझे मतलब दिक्कत होती है और मैं जब भी कोई खाना खाता हूँ तो 3 से 4 घंटे तक मुझे मतलब वो लगता है खाना पचा ढंग से नहीं है और उसकी मतलब जैसे कि डकार आने पे भी उसी खाने की मुझे स्मेल आती है। अच्छा। तो सर खाना ढंग से पचता नहीं है और पेट में खाना खाने के बाद जलन होती है। जी डॉक्टर कपिल, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो आपकी जो समस्या बेसिकली है वो आप एक एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं और एक इंडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो ऐसा है कि जो एसिडिटी जो है वो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल है, खाना नियमित रूप से नहीं खाते हैं या आप स्ट्रेस में रहते हैं या आपका जो खाना है उसमें मिर्च वगैरह ज़्यादा रहती है, तो ये उसके कारण ज़्यादा होता है। तो आपको ये चाहिए कि एक तो आप अपना खाने को डिसिप्लिन में लेके आएँ, सबसे बड़ी बात यह है, और आप एक ट्रेडिशनल फूड खाएं और जैसे हमारे यहाँ देश में चला हुआ है दाल, रोटी, चावल, सीजन की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये हमारे आदिकाल से हम लोग खाते हैं। ये एक बैलेंस डाइट है और इसके खाने से हमारे काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। और दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पे उनकी सलाह लें। पर जो इंडाइजेशन है और ये एसिडिटी है, ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल, समय से खाना नहीं खाना या बाजार की ज़्यादा चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, उनके कारण ज़्यादा होता है। थैंक यू। तो विकास जी, मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप ज़रूर अमल करेंगे और आपकी जो समस्या है वो दूर भी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश सैनी जी, उनसे बात करते हैं जो मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं ग्राम कांकरिया तहसील खाचा गाँव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश से निवास कर रहा हूँ। जी जी जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि गर्भवती महिलाओं को मोटा अनाज कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस समय से देना चाहिए, मतलब, और किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आइए डॉक्टर संतोष, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे आप, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके खान पान का ध्यान किस तरह से रखा जाए? तो जो गर्भवती महिला है उसको हमें संतुलित आहार, जिसमें बच्चे का भी ग्रोथ हो और माता को भी कुपोषण से बचाया जाए, तो इसलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जैसे कि मोटा समूह को भोजन का 75% प्रमाण जो है, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल या ज्वारी, चावल और ज्वार की रोटी, और प्रोटीन के लिए मूंग की दाल या मसूर की दाल या तुअर की दाल, और फैट के लिए दूध और गाय का घी और तिल का तेल, इनका प्रयोग करना है। इसी के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, शरीर की कुछ ऐसी जरूरत है जिसको हमें देना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए फल, दिन में 1 से 2 फल, जैसे केला है या सीजनल फल जो भी है, अनार है, केला है, चीकू है, एप्पल है, ये लेना चाहिए। और उसी के साथ में आज जो यहाँ विषय चल रहा है कि मिलेट्स यानी क्षुद्र धान्य जो है उसका प्रयोग, विशेषकर उसमें रागी एक ऐसा मिलेट है जो भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन, इन दोनों को भरपूर मात्रा में पहुंचाया जाता है रागी के सहारे से। तो रागी के आटे की रोटी बन सकती है, रागी का दलिया बना के आप दे सकते हैं, रागी की खीर बना के आप दे सकते हैं, और ज्वारी की राबड़ी बना के उसमें थोड़ा सा घी मिला के दे सकते हैं आप जी। इस तरह से आप एक संतुलित सभी पदार्थ का मिश्रण करके ये भोजन उनको देना है कि खाली एक ही प्रकार का भोजन ना करें। बिल्कुल जगदीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से आप संतुलित आहार दे सकते हैं गर्भवती महिलाओं को, और इसके साथ ही उसमें मिलेट्स को शामिल करना भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
आपको हमेशा दे शुभ लाभ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। हाँ, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर संतोष, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने देश की बात करें तो हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं कि गेहूं और चावल को ही मोटे अनाज के तौर पे तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी ये पोषण की ज़रूरत है वो पूरी हो चुकी है। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देखिए, गेहूं आने के बाद एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कि जो समाज में मोटापा, डायबिटीज एंड उसके अन्य उपद्रव जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है ना, और हार्ट की बीमारी, हृदरोग है, ये सभी का प्रमाण काफी हद तक बढ़ चुका है। तो हमें गेहूं का एक सबसे अल्टरनेटिव जो मिलेट्स में है वो ज्वार की रोटी, ज्वार का आटा किसी भी स्वरूप में, चाहे रोटी बनाकर, चाहे राब बना के, ज्वार का खिचड़ा बना के, ज्वार का दलिया बना के, हम ज्वार को गेहूं के जगह पर ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए। अगर जहां से आज का ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो आज 3 दशक पहले केवल त्योहारों पर या अमावस या पूर्णिमा ऐसे त्योहार जब होते तब गेहूं की रोटी होती, बाकी दिनों पर यही मिलेट्स की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, मकई की रोटी और बाजरे की रोटी थी। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें गेहूं का एक सबसे मोस्ट सुटेबल जो सब्स्टिट्यूट है वो है ज्वार की रोटी। तो ज्वार को अगर हम बढ़ावा दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम इन कई सारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उसको हम कंट्रोल करने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं कि गेहूं और चावल के अलावा हमें ज्वार को भी महत्व देने की जरूरत है आज के समय में। जी हाँ, जो मोटा अनाज है, कदन्न है, इनको अपने खान पान में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर उमेश कपिला, आप जैसे कि बता रहे थे हमें कार्यक्रम की शुरुआत में भी कि किस तरह से एक वक्त था और हरित क्रांति के समय का वक्त हम कह सकते हैं जब अनाज का उत्पादन बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे ऐसे हमारे जो खान पान की आदतें हैं उसमें धान और गेहूँ जो है वो ज़्यादातर शामिल हो गए, लेकिन मोटे अनाज जो है वो छूटते चले गए। इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन का भी दौर आया है और इसके साथ ही जो ईटिंग हैबिट्स है लोगों की वो भी बदलने लगी है। लेकिन इन दिनों हम फिट रहने को लेकर बहुत कॉन्शियस तो हो गए हैं, लेकिन खान पान में क्या शामिल करें, क्या ना शामिल करें, इसको लेकर अभी भी कई तरह के सवाल है। ऐसे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर आप? देखिए, ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि जो बैलेंस डाइट है जो हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है वो है दाल, रोटी, चावल, हरी साग सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स। ये हमारे को सारी उचित मात्रा के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है कि हम दो तरीके की सिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। एक फूड सिक्योरिटी है जी, एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है। बिल्कुल। फूड सिक्योरिटी के अंदर मतलब जैसे फूड फॉर वर्क है, बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें हम लोगों की भूख शांत कर पाते हैं ताकि किसी को कोई आदमी भूखा न रहे। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है कि मतलब कि उसका जो पूरा खाना है
उसमें पूरी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, उसकी मात्रा में फैट हो, उसमें सभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सभी कुछ उचित मात्रा में हो। तब कोशिश ये की जा रही है, हमारे देश के प्रोग्राम हैं कि हम किसी तरीके से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को अचीव करें। अब जैसे ICDS प्रोग्राम है जिसमें माताओं को और बच्चों को खाना दिया जाता है, अब उसके अंदर भी कोशिश की जा रही है कि हम वहाँ पे भी हरी साग सब्जियाँ दें, हम उनके अंदर प्रोटीन रिच फूड दें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिस्टिंक्शन लेनी पड़ेगी कि फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको मोटा अनाज ना कहो, ये सुपर फूड्स हैं, सुपर क्रॉप्स हैं, ठीक है। हमें मोटा अनाज कह के, हम गरीबों का बोल के, हम इसका जो सो कॉल्ड प्रेस्टीजियस फूड्स हैं, बिल्कुल, यानी कि धारणा बदलने की जरूरत है। भले ही आप इसे मोटा अनाज कहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीबों का खाना है। इसे हर किसी को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अब चाहे इसे आप मोटा अनाज कह ले, कदन्न कह ले या मिलेट्स कह ले, ये कुछ भी कह ले, ये गुणों से भरपूर है, इसे अपने खाने में शामिल जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो मोटे अनाजों के बारे में, कि जो आजकल के बच्चे हैं लोग क्या करते हैं कि मोटे अनाज खाते नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो सभी चीजें लगभग हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन वो उनको लेते नहीं है। बाकी यही आटे की रोटी पूड़ी या फिर पराठे वगैरह खाते हैं। तो उनको कैसे वो आदत डालें कि वो भी जैसे पूड़ी और पराठे उनकी जरूरत बन गए, ऐसे मोटे अनाज भी उनकी आगे चल के जरूरत बन जाए और वो भी फिर मांगने लगे। तो ये आदत कैसे डालें? जी डॉक्टर शिव कुमार, क्या सुझाव देंगे ऐसे में आप? जी देखिए, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे अवेयरनेस दे रहे हैं कि मिलेट्स को कैसे डाइट में इंक्लूड किया जाए। जी मिलेट्स मेनली जो सुपर फूड्स भी कहा जाता है, ये कुछ रीजंस के लिए कुछ लोगों को पसंद नहीं है। जैसे कि इसकी जो उसकी जो रोटी बनती है शायद वो टेस्ट उतना ना लगे, इसीलिए अभी हम लोग बहुत सारे मिलेट्स को हमारे डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके लेके आए, जैसे कि मिलेट से बने हुए कुकीज़ लेके आते हैं, मिलेट से बने हुए उपमा लेके आते हैं, और हम लोग ने अपनी जो अस्पताल के जो कैंटीन में है वो गेहूं के उपमा को छोड़ के आप कोडा का उपमा लेके आ रहे हैं। तो यही कि हम लोग अगर इन मिलेट से बने हुए जो पदार्थों की अगर हम लोग टेस्ट सुधार पाएंगे, तब श्योरली है कि बच्चे और सभी लोगों को ये पसंद आएगा। तो बात यही है कि हम उसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करें, हम कैसे उनको टेस्टी बना के उनको खिला दें। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कदन्न को अपने भोजन में शामिल करें, इसके लिए किस तरीके से इसे पेश किया जा सकता है? और खासतौर पर छोटे बच्चों की बात है, शुरुआती दौर से ही उनके पोषण का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तो अभी से उन्हें आदत पड़े, इसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? जी मैडम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको मुख्यतः दो प्रकार की चीजें पसंद आती हैं, या तो मीठा खाएंगे या तो चटपटा खाएंगे। जी, जैसे अभी मेरे मित्र सुकुमार जी ने बताया, तो ऐसे बहुत ही इनोवेटिव फूड्स अभी बाजार में आए हैं, लेकिन विलेज के लेवल पे, गांव कस्बे के लेवल पे अगर देखा जाए तो इन्हीं चीजों का वो रोटी बना सकते हैं, राबड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, उसके एक तरह से फ्राइम्स भी बना के, उसके पापड़ बना के भी तल के दे सकते हैं, उसकी खीर बना के दे सकते हैं, उसका हॉर्लिक्स के जैसा पाउडर बना के बोर्नविटा के स्वरूप में, हॉर्लिक्स के स्वरूप में दे सकते हैं। मतलब कहने का बात यह है कि इन्हीं को हम चटपटा बनाकर उसी की बिस्किट्स के स्वरूप में हो, उसी की पकोड़े के स्वरूप में हो, ये सब बना के दिया जा सकता है। भारतीय महिला जो है बिल्कुल सक्षम है इस बात में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव के लेवल पे भी बच्चों को सिर्फ मीठा और चटपटा, इस दो प्रकार की व्यंजन में ये बाकी सारे मिलेट्स को हम मिश्रित करते, या अकेले कभी छाछ के साथ, कभी दूध के साथ, कभी घी के साथ, कभी तल कर, हर से उसको प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश कपिल, अगर हम आपसे ये पूछे, क्योंकि हमारे आप एम्स में भी रह चुके हैं पहले, अगर आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल के केसेस या डायबिटीज़ के केसेस या फिर हार्ट डिजीजेस इस कदर बढ़ रही हैं रिफाइंड फूड खाने से, अब तो साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये बात सामने आ चुकी है, तो हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मिलेट्स, हालांकि मोटा अनाज आपने कहने को मना किया, फिर भी आम भाषा में तो मोटा अनाज ही बोला जाता है, आप जो सुपर फूड है, किस तरीके से सुपर फूड के माध्यम से हम इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर
आयुर्वेदा सालों से, सैकड़ों सेंचुरी से चला हुआ था, उसको लास्ट में 200-300 साल के अंदर बेचारे को ख़त्म कर दिया गया उस साइंस को, क्योंकि उसके ऊपर जो भी जिस अंग्रेज थे उन्होंने अलाउ नहीं किया। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर गेहूं और चावल का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग ये सोचते हैं कि इसके अलावा कोई फूड ही नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपना जो खाना खाते हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है इंडियंस के लिए जी, कि हम अपना खाना टेस्ट के लिए खाते हैं, हम अपना खाना स्वस्थ रहने के लिए नहीं खाते। जिस दिन ये धारणा बदलेगी उस दिन ये जो सुपर फूड्स हैं आज की डेट के अंदर डायबिटीज वाले हैं जी, ये सब रागी के जितने बिस्किट्स हैं, बड़ी सारी प्रोडक्ट्स बने हैं, ये सब खाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। बाजरा है, बड़े कॉमनली बाजरे का आटा मिलना शुरू हो गया, मल्टीग्रेन आटा मिलना चालू हो गया है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसके अंदर अगर खाते हैं तो हमारा जो ग्लाइसेमिक है, जो ब्लड ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हम अपना खाना स्वस्थ रहने के लिए खाएंगे उस दिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है ताकि जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो सके। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू हैं रोहतास से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, आपकी आवाज़ में पूरी तरह सुनाई दे रही है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि मोटे अनाज क्यों बेहतर होते हैं? मेरा मतलब है कि उनमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सामान्य अनाजों से उसको ज्यादा पोषक बनाते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोटे अनाज क्यों बेहतर होते हैं, उनमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो जनरल ग्रेन से बेटर होते हैं? बिल्कुल, हमको आपका सवाल समझ में आ गया। डॉक्टर शिव आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जब आप नॉर्मल जो ग्लोबल फूड्स कहा जाता है, गेहूँ और चावल, तो इनको कंपेयर करेंगे तो मिलेट्स में, जैसे कि रागी में होती है, रागी में 10 गुना कैल्शियम ज़्यादा होता है जब आप गेहूँ और चावल का कंपेयर करते हैं। वैसे ही बाजरा में आयरन की कंटेंट अच्छी होती है, ज्वार में कैल्शियम की और आयरन की कंटेंट ज़्यादा होती है। तो ये इन मिलेट्स में जो पाए जाने वाले जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, इनकी जो क्वालिटी जो होती है ये गेहूँ और चावल से भी बेहतर होते हैं। तो इसीलिए इनको बहुत सारे डिसीजेस को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि इन मिलेट्स को खाने से कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इन सारों चीज़ों को, इन सारे डिसीज़ को हम प्रिवेंट करने में बहुत ही सक्षम मिलेट्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है प्रदीप जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर संतोष, आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर शिव कुमार भी अभी बता रहे थे कि ये जो कदम हैं इनको अगर हम अपने खान पान में शामिल कर ले तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी की बात कर रहे थे, बच्चों में भी इन दिनों आजकल देखने को मिलता है कि ओबेसिटी की समस्या बढ़ रही है, तो ऐसे में उनके खान पान में किन चीज़ों को शामिल किया जाए जिससे कि इस तरह की समस्या ना हो? जी देखिए, प्रोफेसर कपिल जी और मेरे मित्र डॉक्टर शिव कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं एक मूलभूत बात सभी श्रोताओं को, यहाँ से सभी जो लोग प्रेक्षक हैं उन्हें बताना चाहता हूँ जी। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी खान पान से। हमें खान पान डाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बाद में आता है। आज पूरी दुनिया, पूरी मेडिकल साइंस, साइंटिफिक जो बातें हैं उसकी हम न्यूट्रिटिव वैल्यू पे ज्यादा बात कर रहे हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा रहने के बावजूद भी अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जी बिल्कुल, मुख्य कारण चावल और गेहूं के कारण जो मोटापा, हृदरोग और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जो 4 मेन बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, उसका मुख्य कारण है यही कि ये चीजें शरीर में पचन देर से करती हैं और शरीर में जमा होने की प्रक्रिया करते हैं और लिवर पे बहुत ज्यादा तनाव डालते हैं, फिर ब्लड वेसल्स में जमा और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जबकि जिसे मोटा धान्य या सुपर फूड जिसे कह रहे हैं, मिलेट्स जिसे कह रहे हैं शुद्ध धान्य, इनमें तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन
अन्य अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स, इनकी प्रचुर मात्रा है, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की मात्रा, पर्टिकुलरली फैट की मात्रा न के बराबर है, और हाई फाइबर जो डाइजेस्टेबल फाइबर है उसकी मात्रा ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा इसमें ज्यादा है। तो ये शरीर की पाचन संस्थान को बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं करते हैं, बल्कि पाचन संस्थान को सुधारते हैं, और जितनी आप लेते हैं उसका उचित पोषण होता है, उचित डाइजेशन हो जाता है, पाचन होता है। डॉक्टर संतोष, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के उनका सवाल ले लेते हैं, लेकिन आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि ये जो कदम्य है ये सुपाच्य है, बहुत ही आसानी से पच जाते हैं, इसलिए ये शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मथुरा लाल जी रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा लाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। रागी क्या होता है सर? रागी का बीज कहाँ मिलता है? जी साउथ में। और रागी से क्या फायदा ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले को? ठीक है जी, जैसे आपने पूछा कि रागी जो है मेनली ये स्टेपल फूड है साउथ जो दक्षिण भारत में। जी, जी। यहाँ पे रागी की कुछ रेसिपीज बनाए जाते हैं, रागी की जो मुद्दे बोलते हैं उसको लड्डू बनाया जाता है। और अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे रेडी टू ईट फूड से जो रागी के बने जाते हैं, जो रागी के मॉल्ट है, रागी का लड्डूज है। तो इन बहुत सारे रेसिपीज हैं मार्केट में अवेलेबल है जो हम रागी के खा सकते हैं। बिल्कुल। तो मथुरा लाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर उमेश कपिल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी डॉक्टर संतोष भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो ये कदम्य है ये बहुत ही सुपाच्य है, आसानी से पच जाते हैं, इसलिए हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा कुछ और खूबियों के बारे में यहाँ पर आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो गेहूं है, चावल है, उसमें 1.5 से 2% डाइटरी फाइबर होता है। जी जी। मिलेट के अंदर हमारा 12 से 15% डाइटरी फाइबर होता है। जो डाइटरी फाइबर है, जब हम पेट में उसको खाते हैं तो फाइबर क्या करता है, वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देता है, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते। दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे जो खाने के अंदर ऐसे तत्व हैं जो कि कैंसर कर सकते हैं, उनको वो मतलब कि इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में ही नहीं आने देता, वो सीधा उसको बाहर निकाल देता है। टाइम कम मिलता है ऐसे विषाक्त भोजन को हमारे इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ करने के लिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फाइबर होता है ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो है वो बहुत कम कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो टोटल कैलोरी कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। और रहा सवाल मोटापे का, बड़ा 98% लोगों के अंदर जो मोटापा है, बच्चों में, आदमियों में, सब में, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अगर आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे ज्यादा कैलोरी निकालते हैं तो आप हमेशा पतले हो जाएंगे। जी। जितने भी ये आपके खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी, आपने कभी रिक्शा वाले को मोटा देखा है? नहीं देखा होगा। मजदूर को मोटा देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? कि उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। पर आप टैक्सी ड्राइवर को देखिएगा, ट्रक ड्राइवर को देखिएगा, इनमें मोटापा ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये खाना ज्यादा खाते हैं और बैठे रहते हैं। तो मोटे तौर पे आप मान के चलिएगा कि कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, दैट इज द बॉटम लाइन फॉर द ओबेसिटी। हमारे देश के अंदर जो तेल है, घी है, इनका जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही कहना चाह रहे हैं कि जितना हम शारीरिक श्रम करते हैं उसी अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, अन्यथा वो चर्बी या और समस्याएं पैदा कर सकता है। इसी बीच हमारे साथ एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विजय जी हैं। विजय जी, अपनी एज बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र 45 साल है जी। मैं डायबिटिक हूँ जी। और सर, खाना मेरा जैसे सामान्य खाना खाता हूँ मैं, दिन में दाल चावल खाता हूँ या रात में दाल चावल खाता हूँ, ज्यादा मिर्च मसालेदार कुछ नहीं खाता हूँ। उसके बाद वो खाना पचता नहीं है और एसिडिटी बनी रहती है और GERD की तकलीफ है मुझे, जिसके लिए मैं रेबिप्रोजोल की टैबलेट सुबह खाली पेट में लेता हूँ। रात को सोते समय एसिलॉग नाम की टैबलेट 2 टैबलेट 300 मिलीग्राम की लेता हूँ। तो मतलब कैसे होगा ये ठीक? तो गत 20 से 22 वर्षों से मैं ये दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ। ओके। तो इन दवाइयों का कोई नुकसान होगा आगे?
या कैसे ठीक होगा, और खाना पचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर शरीर शिव में कुमार लगता हरती नहीं जी है, दिन ब दिन आपके कमजोरी सवाल आती जा रही है। जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार हरती जी। जी विजय जी, आपने बहुत प्रश्न पूछा हमें कि डायबिटीज़ में खान पान क्या होना चाहिए। जी, डायबिटीज़ में देखिए, जैसे कि कपिल सर ने कहा अभी कि एनर्जी इन और एनर्जी आउट, तो डायबिटीज़ में भी वही होती है कि आप कितना परिश्रम करते हैं उतना आपकी सेहत के लिए बेटर होती है। रही बात आपकी जो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी आपके लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में परिवर्तन लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, और खाने में भी देखिए, एसिडिटी प्रॉब्लम हम आयुर्वेद में कहा जाए तो पित्त की जो ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा होती है। तो पित्त को शमन करने वाली जो आहार की चीज़ें हैं उनको लेना, जैसे दाडिम का फल हो गया, इनका दाडिम का अनार का जो दाने हैं ये खाना खाने से पहले लेना चाहिए। और तीखा स्पाइसेस थोड़ा खाने में कम लेना चाहिए, तेल की पदार्थ थोड़ा कम लेना चाहिए। और फ्रेश वेजिटेबल्स, मेनली जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, जो हम तिक्त रस वाले बोला जाता है, तो इनको हम ज़्यादा लेंगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। और हम लोग ये मिलेट्स, जो मोटा दाना जो कहते हैं, ये मिलेट्स जो कहते हैं, अगर इनकी बनाए हुए रेसिपीज़ हम लोग अपने आहार में इंक्लूड करें तो ये आपकी समस्या के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकती है। ये विजय जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। जी, इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और कदम की जो अहमियत है इसके बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही जो भी पाचन संबंधी समस्याएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हमारी बातचीत चलेगी। अगर आप इनसे जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पोषण संबंधी विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें कदन्न को किस तरह से शामिल किया जा सकता है, इसके अलावा पाचन संबंधी, एसिडिटी वगैरह के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इन समस्याओं के बारे में आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से पूछ सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर उमेश कपिल आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इन दिनों देखते हैं कि कई लोग वैसे देखने में तो तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो देखते हैं कि पोषण की भारी कमी है। तो ऐसे में आप उन्हें किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? खास तौर पर आज हम चूंकि मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में जब इंसान बाहर से देखने में तो तंदुरुस्त लग रहा है लेकिन शरीर में पोषण की कमी है तो क्या करें? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो सो कॉल्ड हेल्दी एडल्ट लुकिंग है जी, और उसके अंदर कुछ पोषण की कमी है, तो इसके कारण दो चीज़ें हो सकती हैं। एक कि हिडन हंगर, उसको मालूम नहीं है कि उसके शरीर के अंदर एनीमिया है, उसके अंदर शरीर में विटामिन डी की कमी है, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है जी, उसके उसमें जो एचडीएल कम है, एलडीएल ज़्यादा है। ये जो डिस्लिपिडीमिया है, वसा के जो डिफरेंट प्रकार हैं उनकी डिरेंजमेंट है, उसके अंदर डायबिटीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी तो ठीक दिखता है पर ये हिडन बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है
ये हिडन बीमारियां हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उसको नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, और दूसरा उसको खाना जो है एक संतुलित आहार खाना चाहिए। अब होता क्या है कि जब खाने के अंदर 1 चम्मच घी डालते हैं तो थोड़ा स्वादिष्ट होता है, 4 चम्मच घी डालते हैं तो और स्वादिष्ट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि जितना घी हम खाएंगे उतना अगर हमारी बॉडी ने पचा लिया तो ठीक है, नहीं तो बाकी जाके वो हमारे शरीर की धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर जाके जम जाता है, और उसके कारण हमारे को कोलेस्ट्रॉल है, ये बाकी सारी जो डिस्लिपिडीमिया है, इसकी बीमारियां हो जाती हैं। शारीरिक श्रम का बेहद अभाव है डॉक्टर साहब आजकल। जी नहीं, अगर किसानों की बात करें तो उन्हें बेहद ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो ऐसे में उनके लिए तो सुझाव यही होगा कि आप जिस हद तक शारीरिक श्रम कर रहे हैं, आपका जो पोषण है वो उसी के अनुपात होना चाहिए। तो इस पर जरूर ध्यान रखें। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अगले कॉलर का रुख करना चाहेंगे। सतीश जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सतीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपको सुन पा रहे हैं। जी जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। आपके साथ जो वहाँ विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। जी। और मैं ये कहता हूँ कि जो स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, इसमें जो फसलों में उपयोग किए जाने वाले केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका कितना बड़ा हाथ है हमारे स्वस्थ ना होने में? बस यही मेरा प्रश्न। जी डॉक्टर शिव कुमार, बताएं। जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सतीश जी ने, कि आज के हमारे जो आहार धान्य है उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें जो केमिकल्स हैं, वो ज़्यादा बहुत ही ऐसे बढ़ गए हैं कि वो इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव आ रही है उनकी। जी। तो आयुर्वेद में इसलिए हम लोग सुझाव देते हैं कि जब भी आप कोई वेजिटेबल्स लेते हैं, जो मार्केट से जो भी आप वेजिटेबल्स या ग्रीन वेज लेते हैं, तो उनको अच्छी तरह से वॉश करें ताकि वो पेस्टिसाइड्स वाला जो कंटेंट है वो निकल जाए। और हमारे यहाँ पे कुछ और भी हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है कि अगर आप त्रिफला हो सकती है, या तो हल्दी का पानी हो सकती है, इनसे अगर हम लोग वेजिटेबल्स को वॉश करें या धोए हम लोग, तो इनकी जो पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है उसमें वो कम हो सकती है। तो इसीलिए हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम लोग इन मार्केट से जब हम लोग अपने आहार में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से वॉश करके लेके हमें उपयोग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो खेती में जो रसायनों का इस्तेमाल होता है उसका दुष्प्रभाव नजर आने लगा है, और इसलिए अब जैविक खेती और जो पारंपरिक खेती है उसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि रसायनों का इस्तेमाल ना हो और किसान जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसी के जरिए खेती करे। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर संतोष आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए खास तौर पर आप क्या सुझाव देंगे? जब महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं हैं जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। अनीमिया की ही बात कर ले तो 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 18 करोड़ से ज्यादा महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं। ग्रामीण महिलाओं की संख्या उसमें भी तादाद जो है वो ज्यादा रहती है। ऐसे में मिलेट्स में ऐसे कौन से अनाज है जिन्हें शामिल किया जा सकता है अपने खान पान में? बिल्कुल मैडम, एक्चुअली ये जो महिलाएं हैं वो कुपोषण का भी शिकार हो चुकी हैं, और एनीमिया और इसके साथ में अभी मोटापा भी, ये दोनों चीजें महिला में ज्यादा हो गई हैं। तो एनीमिया के लिए मिलेट्स में विशेष करके जो रागी है, रागी एक आयरन का सबसे उच्चतम स्रोत है। और दूसरा जो बाजरा, हम उत्तर भारत में बाजरा काफी मात्रा में बनता भी है, राजस्थान, गुजरात में, और अभी ठंडी का सीजन आ रहा है तो बाजरा अलग अलग प्रकार से हम खाते हैं, कभी खिचड़ा, कभी राबड़ी, कभी रोटी बनाकर। बाजरा और रागी ये दो मूलभूत मिलेट्स हैं जो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और इसी के साथ में थोड़ा सा आंवला की चटनी, आंवला का जूस, आंवला की कैंडी, और अनार और चुकंदर और कैरोट और टमाटर, पालक, इन चीजों का। और सबसे सहज एक जो उपाय है मूंगफली और गुड़, इसका अगर नियमित उपयोग करेंगे तब भी एनीमिया की प्रॉब्लम से दूर होते हैं। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है ओबेसिटी, मोटापा। महिलाओं में भी मोटापा बहुत हद तक चुका है, जिसके कारण उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ चुकी है, फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो महिला भी, क्योंकि शारीरिक श्रम कम हुआ है,
तो उन्हें भी ये मोटा धान्य या सुपर फूड्स मिलेट्स अपने भोजन का नियमित हिस्सा बनाना है। हर दिन इसका 50% तक अपने भोजन में लाना है। गेहूं के जगह पर इन चीजों को, चावल की जगह पर इन चीजों को उन्हें प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर अभी हमने इतनी सारी चर्चा की सुपर फूड्स के बारे में, मिलेट्स के बारे में, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि जो मिलेट्स है, ये मोटा अनाज है, इसकी खर्चा और उपलब्धता, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रति मतलब मन में जागरूकता इस प्रोग्राम के माध्यम से भी है, वैसे भी है थोड़ा बहुत। तो इस बारे में आप दोनों एक्सपर्ट्स क्या बताना चाहेंगे, उपलब्धता और खर्चा कितना आता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में पहले तो खूब मात्रा में प्रोडक्शन होता था ये सुपर फूड्स, बाजरा वगैरह सभी चीज़ों का। तो जब उत्पादन होता था उसकी डिमांड भी होती थी। अब हुआ क्या है पिछले 1980 के आसपास कि जो डिमांड है वो कम हो गई है। किसान को अपना भी तो घर चलाना है, तो किसान बेचारा जब मंडी में लेके जाता है ये बाजरा वगैरह तो बिकता नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, अगर प्रोडक्शन है तो क्या करेगा बेचारा। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिलेट्स के बेसिस, मिलेट बेस्ड हमें आरटी ही बनाना है, रेडी टू ईट फूड बनाना है, बिस्किट बना, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जब इनके मिलेट बेस्ड फूड बनेंगे तभी हमारे देश के अंदर। सॉरी, आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। विवेक कुमार जी हैं। विवेक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप बिहार से बोल रहे हैं, अपना एज बताइए और आपका सवाल पूछिए। विवेक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक जी, अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो डॉक्टर साहब, अपनी बात आप नहीं, तो मतलब प्रोडक्शन उसी चीज का होता है जिसकी डिमांड होती है। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फर्टिलाइजर वीज़ा-विज़ क्रॉप का, देखिए पहले ऐसा होता था हमारे देश में 2 ही फसल लेते थे, रबी और खरीफ। आज की डेट में क्या है कि उसी जमीन से हम 5 या 6 फसल तक निकाल देते हैं। उस फसल को ग्रोथ के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। और मोटी सी बात ये जानिएगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं फसल के अंदर, वो जमीन माता से आते हैं, जमीन माता से आते हैं। और जब जमीन माता में आप 6 बार फसल निकालोगे और निकालते चले जाओगे, उसको रिप्लेनिश नहीं करोगे, तो क्या होगा? जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसके अंदर हमारे को माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। जो राइस है, व्हीट है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से बनाया जाता है। इसीलिए जो आज के गांव का किसान है अपने लिए जो खाना रखता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से करता है। वो जो खाद्य यूज करता है वो कंपोस्ट खाद यूज करता है। तो हमें मानना पड़ेगा, जैसे एक माँ है उसने 7 बच्चों को जन्म दिया, हर साल दिया, तो एनीमिया भी हो जाएगा, वो बेचारी कमजोर हो जाएगी, उसकी हड्डियां दर्द करेंगी। वही उसी तरीके से हमारी धरती माँ है। अगर हम 6-6, 7-7 फसल निकालेंगे उसमें से, तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी हो जाएगी। जब सॉइल में कमी होगी तो पेड़ में फसल चक्र को अपनाना तो बेहद जरूरी है, लेकिन ये भी जानना है कि कौन सी फसल के बाद किन फसलों को लिया जाए ताकि ये जो पोषण की कमी है वो ना हो मिट्टी में भी, क्योंकि हमारे सेहत तभी बनेगी जब मिट्टी की सेहत अच्छी हो, जिस मिट्टी से फसल उगाई जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संतोष हमें ये बताएं, चलते चलते सर्दियां आने वाली है, खास तौर पर कौन कौन से जो मिलेट्स है उन्हें अपनाया जा सकता है इन सर्दियों में सेहतमंद रहने के लिए? बहुत ही संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। सर्दियों के लिए सबसे उत्तम मिलेट है बाजरा जी। तो बाजरे की रोटी और उसके साथ भरपूर मात्रा में घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का समय है तो व्यायाम भरपूर मात्रा में करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो बाजरे की रोटी, बाजरे का खिचड़ा, बाजरे की राबड़ी और बाजरे की मिठाई ये भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। उसी के अल्टरनेट में यहाँ उत्तर भारत में मकई की रोटी, मकई की और उसके साथ सरसों का साग, ये तो बड़ा ही फेमस है। तो मकई की रोटी या बाजरे की रोटी, बाजरे की ये दोनों चीजों अल्टरनेटली हम ले सकते हैं और इन्हीं का मिश्रित आहार भी बना के प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर संतोष, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते डॉक्टर उमेश कपिल, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, मिलेट्स को किस तरह से शामिल करें अपने खाने में? देखिए, ऐसा है, सबसे सिंपल सा है कि हमारे देश में हर जगह के ऊपर ICDS प्रोग्राम है, मिड
डे मील प्रोग्राम है जहाँ पे माताओं को, बच्चों को और स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाता है। ये जरूरी है कि जो भी खाना दिया जाए वो लोकली ग्रोन हो। जैसे बाजरा है, जो भी जहाँ पे भी है, अब जैसे रागी है वो हमारे नॉर्थ में नहीं होता पर साउथ में होता है, तो जो जहाँ पे उग रहा है उस खाने को हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में दिया जाए, अपने आप पॉपुलर हो जाएगा। जी। और डॉक्टर शिव कुमार, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव के लिए कदम का महत्व कितना है? लाइफस्टाइल डिजीज के लिए संतुलित आहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सारे रसों वाले आहार होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप आयुर्वेद में बोलते हैं कि 8 चीजों का बेहद ध्यान रखनी चाहिए। पहली वाली बात है कि आहार का गुण, आहार अगर लघु है, अगर पचन में भारी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा अग्नि ही, मेरे पचन शक्ति कम है तो मैं भारी वाला पदार्थ नहीं खा पाऊंगा, तो ये पहली बार है। दूसरा वाले बात है किस तरह से बनाया गया है, अगर ये बेक्ड है, स्टीम्ड है, कुकड है, तो इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है हमारी पचनी शक्ति। तीसरी है वो किसके साथ खा रहे हैं, और चौथी बात है कि किस देश से है, यानी कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रागी जो साउथ इंडिया के है, जवार की साउथ इंडिया में, यहाँ पे आपके क्षेत्र में अगर उगाया जा रहा है तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तो होगा। डॉक्टर उमेश कपिल और साथ ही डॉक्टर शिव कुमार हरती, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से बहुत लाभ होगा और वो कदम यानी कि मोटे अनाज की अहमियत को समझेंगे और अपने खान पान में शामिल करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह आपके बहुत सारे ईमेल हमारे पास पहुंच रहे हैं। पटना से संजय कुमार जी ने पूछा है कि उन्हें लंबे अरसे से माइग्रेन की समस्या है, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? इसके अलावा आपको बता दें कि फिरोजपुर से जगपाल सिंह जी ने लिखा है कि मुझे पूरे शरीर में 5 साल से दर्द रहता है। पहले मैं एक्सीडेंट से घायल हो गया, कई जगह इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने हम आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस दौरान आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा पता भी नोट कर ले। डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर ले, जिस पर आप हमें मेल भेज सकते हैं अपने सवालों के लिए, swastkisan@gmail.com। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।